जलियांवाला बाग नरसंहार। जी। तारीख 13 अप्रैल 1919, अमृतसर में बैसाखी का दिन। हाँ, और इस घटना को समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना होगा, मतलब कॉन्टेक्स्ट समझना जरूरी है। पहला विश्व युद्ध खत्म हो चुका था। भारत ने ब्रिटेन का साथ दिया था इस उम्मीद में कि स्वशासन मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। उल्टा अंग्रेज सरकार रॉलेट एक्ट ले आई। हाँ, रॉलेट एक्ट। वो क्या था ठीक से? ये एक बहुत ही दमनकारी काला कानून था। ये सरकार को बिना मुकदमा चलाए किसी को भी जेल में डालने, प्रेस पर पाबंदी लगाने जैसे, मतलब असीमित अधिकार देता था। शक के आधार पर गिरफ्तारी हो सकती थी। बाप रे। हाँ, और इसी के विरोध में लोग खड़े हुए। बिल्कुल। गांधी जी ने इसके खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया। पूरे देश में और खासकर पंजाब में माहौल बहुत गर्म था। नरसंहार से ठीक पहले अमृतसर में दो लोकप्रिय नेता थे, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अच्छा। 10 अप्रैल को उनकी रिहाई के लिए एक प्रदर्शन हुआ जिसमें पुलिस ने गोलियां चला दी। इसके बाद हिंसा भड़क गई। कुछ अंग्रेज मारे गए, सरकारी इमारतों में आग लगा दी गई। ओहो। इसी दौरान मार्सेला शेरवुड नाम की एक अंग्रेज मिशनरी थी, उन पर हमला हुआ। हालांकि उन्हें स्थानीय लोगों ने ही बचाया, पर ब्रिगेडियर जनरल डायर बहुत गुस्से में था। डायर? हाँ, उसने एक बेहद अपमानजनक आदेश दिया कि उस गली से गुजरने वाले हर भारतीयों को पेट के बल रेंग कर जाना होगा। क्या? रिंकर? हाँ, और शहर में मार्शियल लॉ लगा दिया गया और लोगों के इकट्ठा होने पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई थी। लेकिन पाबंदी के बावजूद लोग 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग में जमा हुए क्यों? हाँ, देखिए, वो बैसाखी का दिन था, एक बहुत बड़ा त्योहार। हाँ, पंजाब में तो बहुत बड़ा होता है। जी। और बाग एक खुली जगह थी, लेकिन चारों तरफ से ऊंची दीवारों और घरों से घिरी हुई थी। बाहर निकलने के रास्ते बहुत ही तंग थे, मतलब संकरे। वहां दो तरह के लोग जमा थे। कुछ तो रॉलेट एक्ट और अपने नेताओं की गिरफ्तारी का शांतिपूर्ण विरोध करने आए थे, ठीक है। और बहुत सारे लोग आसपास के गांवों से बैसाखी का मेला देखने और स्वर्ण मंदिर में मत्था टेकने के बाद वहां बस सुस्ताने के लिए इकट्ठा हो गए थे। उन्हें शायद पाबंदियों का पता भी नहीं था। अच्छा, उन्हें पता ही नहीं था? शायद नहीं। भीड़ कितनी थी इस पर अलग अलग अनुमान है। कोई कहता है 6,000, कोई 10,000, कोई 20,000 तक। शाम को जनरल डायर अपने सैनिकों के साथ वहां पहुंचा। उसकी बख्तरबंद गाड़ियां, जिन पर मशीन गनें लगी थी, वो तंग रास्तों से बाग के अंदर नहीं जा सकी। और फिर वो भयावह घटना घटी जिसके लिए उसे याद किया जाता है। हाँ, डायर ने बिना कोई चेतावनी दिए बाहर निकलने के जो मुख्य रास्ते थे उन्हें बंद करवा दिया और सैनिकों को हुक्म दिया कि भीड़ के सबसे घने हिस्से पर गोलियां चलाएं। बिना चेतावनी के? बिना किसी चेतावनी के। लोग घबरा कर भागे, लेकिन निकलने का कोई रास्ता नहीं था। कुछ ने दीवारों पर चढ़ने की कोशिश की। भगदड़ मच गई। ओह गॉड। गोलियां करीब 10 मिनट तक लगातार चलती रहीं। अंदाजा है कि 1650 राउंड फायर किए गए। 10 मिनट? हाँ, सैकड़ों लोग गोलियों से मारे गए, भगदड़ में कुचले गए। कईयों ने जान बचाने के लिए बाग में एक ही कुआं था, उसमें छलांग लगा दी। कुएं में? हाँ, बाद में उस कुएं से 120 शव निकाले गए। 120? और क्रूरता की हद देखिए, शाम को शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया। तो घायलों का क्या हुआ? घायल लोग रात भर वहीं बाग में पड़े तड़पते रहे। उन्हें कोई मदद नहीं मिल सकी। उनके घर वाले भी उन तक नहीं पहुंच सके। ये तो कल्पना करना भी मुश्किल है। कितने लोग मारे गए थे, इस पर भी तो शायद अलग अलग बातें हैं। हाँ, आंकड़ों पर हमेशा विवाद रहा है। अंग्रेज सरकार का जो आधिकारिक आंकड़ा था वो था 379 मौतें। बस 389? हाँ, और उनमें भी 41 लड़के और एक बच्चा शामिल था और करीब 1200 घायल बताए गए। दूसरी तरफ कांग्रेस ने अपनी जांच समिति बनाई थी। उसने मरने वालों की संख्या 1000 से 1500 या उससे भी ज्यादा बताई। 1000 से 1500? जी। पंडित मदन मोहन मालवीय की समिति ने मरने वालों में 42 लड़कों की पहचान की थी। असल संख्या शायद कभी पता न चले, लेकिन ये तय है कि मरने वालों की संख्या सरकारी आंकड़े से कहीं कहीं ज्यादा थी। और जनरल डायर, उसका क्या कहना था इस सब पर? उसने कुछ कहा? डायर ने अपने अफसरों को रिपोर्ट दी कि उसका सामना एक क्रांतिकारी सेना से हुआ था। सेना? निहत्थे लोगों को सेना कहा? हाँ, और पंजाब के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे माइकल ओ डायर, उन्होंने उसके काम को सही ठहराया। कमाल है। बाद में जब हंटर कमीशन नाम की जांच समिति बैठी तो डायर ने जो कहा वो और भी चौंकाने वाला था। क्या कहा उसने? उसने माना कि वो चाहता तो बिना गोली चलाए भीड़ को हटा सकता था,
लेकिन उसका मकसद सबक सिखाना, दहशत फैलाना और नैतिक प्रभाव डालना था। नैतिक प्रभाव, गोली चलाकर? हाँ, उसने कहा कि अगर बख्तरबंद गाड़ियां अंदर आ पाती तो वो मशीन गनों का इस्तेमाल करता और गोलियां तभी रोकी जब लगभग खत्म हो गईं। और घायलों की मदद? उसके बारे में पूछा गया तो कहा, घायलों की मदद करना मेरा काम नहीं था। ये तो रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। सरकार ने क्या किया फिर, ब्रिटिश सरकार ने? आधिकारिक प्रतिक्रिया बहुत मिलीजुली और कह सकते हैं नाकाफी थी। हंटर कमीशन ने डायर के काम की निंदा तो की, उसे गंभीर त्रुटि, अमानवीय और अब्रिटिश कहा, लेकिन कोई सजा की सिफारिश नहीं की। कोई सजा नहीं? नहीं, डायर को कमान से हटा दिया गया, प्रमोशन रोक दिया गया और मजबूरन रिटायर होना पड़ा। बस? हाँ, ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स में विंस्टन चर्चिल जैसे नेताओं ने इसकी कड़ी आलोचना की, इसे अकथनीय रूप से राक्षसी कहा, लेकिन हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने डायर की तारीफ की। तारीफ? जी, और ब्रिटेन में आम लोगों की राय भी बटी हुई थी। कुछ अखबारों ने तो डायर के सम्मान में और उसकी मदद के लिए चंदा भी इकट्ठा किया। अविश्वसनीय। और भारत में इसका क्या असर हुआ? जाहिर है बहुत गुस्सा होगा। जबरदस्त गुस्सा और शोक। इस एक घटना ने ब्रिटिश राज की न्यायप्रियता का जो थोड़ा बहुत भ्रम था, उसे पूरी तरह तोड़ दिया। रविंद्रनाथ टैगोर ने विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। हाँ, ये बहुत बड़ी बात थी। उन्होंने अपने पत्र में लिखा कि सम्मान के ये तमगे अपमान के इस माहौल में हमारी शर्म को और बढ़ाते हैं। इस नरसंहार ने गांधी जी के असहयोग आंदोलन को और ज्यादा ताकत दी। लोग समझ गए कि अब अंग्रेजों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसकी छाया तो बहुत लंबी पड़ी होगी। हाँ, बहुत लंबी और गहरी। उधम सिंह नाम के एक नौजवान थे, कहा जाता है वो उस दिन बाग में मौजूद थे और घायल भी हुए थे। उधम सिंह? हाँ। उन्होंने बदला लेने की कसम खाए। 21 साल बाद 1940 में उन्होंने लंदन जाकर माइकल ओ डायर, जो नरसंहार के समय पंजाब के गवर्नर थे, डायर नहीं, की गोली मारकर हत्या कर दी। अच्छा, ओ डायर की? हाँ, उधम सिंह को फांसी हुई, लेकिन वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक अमर शहीद और नायक बन गए। आज जलियांवाला बाग एक राष्ट्रीय स्मारक है। वहां जाते तो आज भी वो गोलियों के निशान दीवारों पर दिखते हैं। हाँ, वो निशान, वो कुआं, सब उस दिन की भयानक याद दिलाते हैं। बाद में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय और कुछ प्रधानमंत्रियों ने भी दौरा किया है ना? जी, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय 1997 में आई थी। उन्होंने खेद व्यक्त किया था। डेविड कैमरन 2013 में आए, उन्होंने इसे बेहद शर्मनाक घटना कहा। थेरेसा मे ने 2019 में इसे शर्मनाक निशान बताया। लेकिन माफी किसी ने नहीं मांगी? नहीं, औपचारिक तौर पर माफी ब्रिटेन ने आज तक नहीं मांगी है, जिसकी मांग भारत में लगातार उठती रहती है। ये स्मारक वाकई सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं, बल्कि एक राष्ट्र की स्मृति का, उसकी चेतना का हिस्सा है। बिल्कुल। तो आज हमने देखा कि कैसे बंगाल की लोक कथाओं ने पीढ़ी दर पीढ़ी पहचान को सहेजो और बदला, कैसे लोक देवताओं में आस्था लोगों को जमीन से जोड़ती है, और कैसे जलियांवाला बाग जैसी एक ऐतिहासिक चोट, एक घाव